हेलो, नमस्कार। आज पुनः हम स्वर की ही क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी थी कि स्वर की संख्या कितनी है, स्वर के भेद कितने हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो इसके आगे से हम शुरू करते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि स्वर किसे कहते हैं, लेकिन एक बार आपको आराम से हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः। ठीक है, मतलब कि स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राज कर रहे हैं उसे कहते हैं स्वर। इसका मतलब है कि हमें किसी अन्य का सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी परिभाषा ये होगी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो पहले भी बता दिया था कि स्वर किसे कहते हैं कि हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ मैंने बता दिया था कि जब मैं री की मात्रा बता रही थी तो मैंने कहा था कि आगे बताऊंगी, तो इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये जब हमने मौलिक स्वर सीखे थे तो मौलिक स्वर में एक री था। ठीक है, उसकी मात्रा वो संख्या कितनी थी? 4, ए, ई, उ और री। तो री जो था इसकी मात्रा, क्योंकि हमने ये लघु स्वर में सीखा है, ह्रस्व स्वर में सीखा है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरीके से हम इसमें मात्रा हमारी ये हो जाती है। मतलब इसका अगर क्वेश्चन आता है कि री का दीर्घ क्या है, ठीक है, या किसका दीर्घ नहीं होता या किसका दीर्घ होता है, तो हमारे पास ऐसे वर्ण आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ओ, तो कि इसका दीर्घ क्या है, तो ओ का दीर्घ क्या होगा? वो तो स्वयं में दीर्घ है। मैं कहूँ कि ए का दीर्घ क्या है, मान लीजिए ए का दीर्घ क्या है, तो सीधे सीधे कह देंगे कि ए का दीर्घ क्या है? आ, क्योंकि ए की मात्रा है आ। मैंने कहा ई का दीर्घ क्या है, तो ई का दीर्घ क्या है? ई। अब री का दीर्घ आ जाए तो आप लोग सोचेंगे री का तो कोई दीर्घ नहीं है, हमने तो हिंदी में पढ़ा नहीं है। तो री का दीर्घ क्या होता है? ये हमारा री का दीर्घ रूप है। ठीक, ये री का दीर्घ हो गया, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम शब्द में इसका प्रयोग करेंगे, तो जैसे हमने शब्द लिखा इसका पितृणम, तो इसको इस तरीके से हमने लिखा पितृणम। नहीं तो हम सोचेंगे बस केवल इतना हो गया और ये री की मात्रा आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये दीर्घ हो जाएगा, इसका रूप जो है वो दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये पितृणम बना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि अभी जब हमने दो भेद सीखे थे इसके स्वर के, तो एक सीखा था हमने इसमें ह्रस्व और दूसरा सीखा था हमने इसका दीर्घ। ठीक है, अब जो ह्रस्व और दीर्घ जो सीखे थे उसमें अब हम आगे जो चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ठीक, अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? यही जो स्वर हमने जो दो भेद पढ़े थे इसी में ही संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ये हमें जानना है कि हमारे ए, आई, ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। जबकि वैसे अगर हमारे लिए आएगा सवाल की दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कितनी है? 7 है। ठीक है, जिसमें कि हमारा इसमें आ भी शामिल था, ई शामिल था, ऊ शामिल था। ठीक, और 4 हमारे ये हो गए, तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो दीर्घ स्वर की संख्या थी 7। लेकिन जब हम इसमें से भी अलग भेद कर रहे हैं, इसमें से भी अलग कर रहे हैं, और क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, और इसमें जुड़ने का मतलब है कि दो स्वरों का जुड़ना। ठीक, इसमें कौन कौन से दो स्वर जुड़े हैं, तो हमने सबसे पहले सीखा कि संयुक्त स्वर में ए कैसे बना। ठीक, अब इसमें ए को बनाया और इसमें हमने ई को मिला दिया, तो बन गया हमारा ए। या ऐसे करके बता दें समझाने के लिए, ए और ई को मिलाया तो ए बन गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद हमने मिलाया ए और ए को मिला दिया तो बन गया आई। उसके बाद हमने सीखा ए और ऊ को मिलाया तो बन गया हमारा ओ। उसके बाद हमने मिलाया ए और ओ को मिलाया तो बन गया औ।
तो ये जो चारों हमारे संयुक्त स्वर बने हैं वो इनको मिला करके वर्णों को, इन स्वर को मिला करके हमारे ये संयुक्त स्वर बने हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वर की संख्या होती है, संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर की संख्या है 4। ये क्लियर हो गया होगा, ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। अब हमने हृदय स्वर सीख लिए, दीर्घ स्वर सीख लिए, और ये क्वेश्चन एक अलग बनता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, किन वर्णों को मिला करके संयुक्त स्वर बनते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एक किन किन स्वरों को मिला करके बना, या आ जाएगा कि आई किन 2 स्वरों को मिला करके बना, या संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या है। लेकिन वो हम अगर परिभाषा आती है, लेकिन हम अगर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं तो उसमें वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, तो वैकल्पिक में केवल हमारे विकल्प होंगे, और विकल्प में केवल किस किस से मिलकर के बना है और क्या बना है, केवल इस तरीके से हमारे प्रश्न आएंगे। अब आगे देखिएगा कि जब हम स्वर की संख्या पूछ रहे होते हैं तो कभी कभी होता है कि 13 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो पाता। उसके क्लियर करने के लिए मैं बताती हूँ कि एक हम पढ़ते हैं इसमें अयोगवाह, अयोगवाह पढ़ते हैं, अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो पहले समझिए योग, और किसका हो रहा है? ए का योग हो रहा है इसमें। तो अयोगवाह का मतलब है कि 2 वर्णों को मिला करके, 2 वर्णों को मिला रहे हैं, इसमें 2 वर्णों को मिलाकर। अब इसमें ये देखना है कि 2 वर्णों को, कौन कौन से 2 वर्ण हैं जिनको मिलाया जा रहा है, और मिलाने के बाद उसको कहा जा रहा है कि ये अयोगवाह है। तो इसमें अयोगवाह का मतलब है कि ए का योग तो हो रहा है। जब हम कहते हैं, यहाँ पे हम उच्चारण भी करते हैं अंग और आहा, कहते हैं अंग और आहा। और कब कहते हैं? जब हमारे स्वर पूरे हो जाते हैं, तो तभी तो कह देते हैं हम कि इसकी संख्या 13 है। लेकिन 13 नहीं, स्वर की संख्या 11 है, और 13 जो हैं ये 13 इसलिए क्योंकि ये अयोगवाह हैं। ना तो ये पूरे तरीके से, अयोगवाह का मतलब है कि जुड़ करके, 2 वर्णों को जोड़ करके, लेकिन 2 वर्ण कौन से जोड़ करके? स्वर और व्यंजन, स्वर को भी जोड़ रहे हैं और व्यंजन को भी जोड़ रहे हैं। तो ना तो हम इसको पूरे तरीके से स्वर कह सकते हैं और ना ही पूरे तरीके से व्यंजन कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं स्वर और व्यंजन? क्योंकि देखिए इसमें हमारा जो ये अंग है ये आ है, ठीक, और इसमें जो ये ध्वनि है हमारी अनुस्वार वाली जो ध्वनि है वो हमारी कौन सी ध्वनि है? वो हमारी ध्वनि है ये वाली, और इसके स्थान पर ही ये अनुस्वार लगा हुआ है। तो जब हम इसकी जो हमारी ध्वनि आ रही है उसको जब हम यहाँ लगाते हैं अनुस्वार, तो इसमें क्या जुड़ जाता है? ग जुड़ जाता है ना। ग जब जुड़ता है तो ये बन जाता अंग। जब अंग बन जाता है तो ये बन जाता है स्वर और व्यंजन का मिश्रण, मतलब स्वर को भी मिला रहे हैं और व्यंजन को भी मिला रहे हैं। अब इसको सीधे कहेंगे जो पूरे तरीके से न स्वर हैं ना व्यंजन है, या दूसरे रूप से कहेंगे कि जिसमें स्वर भी है और जिसमें व्यंजन भी है। तो इस तरीके से स्वर और व्यंजन को मिला कर के जो बनते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक। अब उसमें दूसरा आया हमारा आह। अब इसमें क्या है? आ है, और दूसरा जो हमारा व्यंजन आया वो आया हा, जो जिसके स्थान पर है के स्थान पर क्या प्रयोग होता? विसर्ग प्रयोग होता है। विसर्ग प्रयोग होता है, और जो विसर्ग की ध्वनि है वो हा की ध्वनि है। तो इसमें हम जब आहा ऐसे करके बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अयोगवाह। तो कहेंगे कि अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो कहेंगे अंग और आहा जो है वो अयोगवाह है, जो ना पूरे तरीके से स्वर है ना पूरे तरीके से व्यंजन है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अयोगवाह। अब देखिए कि आपका स्वर का जो चैप्टर है वो पूर्ण हो गया है। तो इसमें अब हमें देखना है कि हमें इसमें से कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो वैसे तो इसमें वैकल्पिक भी दे दिए जाएं तब भी सही है, तब तो आप आसानी से कर ही लेंगे, निश्चित है। लेकिन दूसरा, अगर हम कहें कि केवल हमें क्वेश्चन पूछना है और हमें विकल्प देखना ही ना पड़े और हम केवल क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत बता दें कि इसका आंसर ये होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि विकल्प हमें देखने की आवश्यकता जब पड़ती है जब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि हमें इसका विकल्प मिल जाए, तब हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो ये मैं बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद भी है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। अब बताइए क्या कहलाते हैं? तो सीधे सीधे से हमारा आंसर होगा कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो किन वर्णों में हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? तो हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किस में नहीं होती? स्वर में नहीं होती। ठीक है। अब हम दूसरा कहते हैं कि जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है। क्या कहेंगे? कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, क्योंकि इसमें हमारा एक मात्रा का समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर। उसके बाद हम कहेंगे कि स्वर बिना स्वर की सहायता के बोले जाते हैं। तो वो अभी मैंने नहीं बताया है आपको कि बिना स्वर की सहायता के कौन से वर्ण हैं जो नहीं बोले जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने बताया कि जिनके उच्चारण में हमें 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक। तो क्या होगा? त्रिमात्रिक का आंसर क्या होगा हमारा? पिलुत स्वर। क्या होगा? पिलुत स्वर। उसके अलावा हम कहेंगे कि मौलिक स्वर की संख्या कितनी है? मौलिक स्वर की संख्या तो क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और री। ठीक। उसके बाद हम कहेंगे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ठीक। अब ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आपको। आ, ई, ऊ, ए, ओ, ए, आई, ओ, औ। ठीक। उसके बाद हम कहेंगे कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है तो इसमें से ही, है तो दीर्घ में से ही, लेकिन संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर की संख्या है 4। और कौन कौन सी है? ए, आई, ओ, औ। ठीक। इनकी संख्या हो गई 4। और इसमें क्या है कि हम क्वेश्चन करेंगे ए कैसे बना? तो कैसे बना? आ और ई को मिला करके ए बना। उसके बाद हम कहेंगे ओ कैसे बना? तो हमारा ए और ऊ को मिला करके ओ बना। ठीक। तो इस तरीके से औ कैसे बना? तो ए और ओ को मिला करके औ बना। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन तैयार भी कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लें। बस इतना ही।